अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अरब दुनिया के सबसे अहम मुल्क सऊदी अरब में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, जिसका कुछ अरसे पहले तक तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, आलमी खेलों के मुकाबले हो रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, फिल्मों की नुमाइश हो रही है, खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिल गई है। और ये सब इकदाम एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि ना सिर्फ सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, बल्कि एक क़दामत पसंद मुल्क समझा जाता है, जिसका पूरी दुनिया के मुसलमानों, खासतौर पर अरब ममालिक पर गहरा असर है। ये ममालिक सऊदी अरब की पॉलिसी के ज़ेर असर समझे जाते हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब की पॉलिसी में तब्दीली इन तमाम मुस्लिम ममालिक पर असरअंदाज हो सकती है, जैसा कि माजी में होता रहा है। मगर एक और सवाल उठ रहा है, और वो ये कि क्या पूरा सऊदी मुआशरा खुद इन तमाम तर तब्दीलियों को कबूल करेगा। गुज़िश्ता जुमे को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बॉलीवुड स्टार सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ। उन्होंने शिल्पा शेट्टी समेत दीगर बॉलीवुड स्टार्स के साथ परफॉर्म किया, और इस कॉन्सर्ट में 80,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। सलमान खान को किसी आम सऊदी शहरी ने नहीं, बल्कि खुद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी थी। इससे पहले 6 दिसंबर को मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर ने भी सऊदी अरब में कॉन्सर्ट किया था, जिसमें 70,000 अफराद शरीक हुए। म्यूजिक इवेंट्स में हज़ारों की तादाद में सऊदी शहरी शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी जारी है। यह फेस्टिवल पहली दफ़ा 2019 में सऊदी अरब में हुआ, और अब इस साल जद्दा शहर में 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा, और इसमें 67 ममालिक की 138 फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। इससे पहले सितंबर में जद्दा में ही फैशन शो भी हो चुका है। साथ ही रवा माह सऊदी अरब में पहली बार फार्मूला 1 कार रेसिंग का इवेंट भी हुआ। दुनिया भर से रेसर शरीक हुए। इससे पहले सऊदी अरब में रेसलिंग के मुकाबले भी हो चुके हैं, मगर 2 म्यूजिकल इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, फिल्म फेस्टिवल और कार रेसिंग के इवेंट्स गुज़िश्ता 13 दिनों में हुए हैं, जिसे बहुत बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब में जिद्दत पसंदी के हामियों का कहना है कि यह सब कुछ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत वो सऊदी मईशत का तेल पर इन्हिसार कम करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि विजन 2030 तक अगले 8 साल में सऊदी अरब को मुआशी और तिजारती मरकज़ बना दिया जाए। और इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद करके सऊदी हुकूमत ये पैगाम देना चाह रही है कि वो मॉडर्निज़म की तरफ बढ़ रही है। मगर नाक़दीन का कहना है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए सऊदी अरब में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं, और सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद मुतासर होने वाली सऊदी हुकूमत की साख को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आलमी इंसानी हुकूक़ के इदारों ने जस्टिन बीबर समेत उन तमाम इवेंट्स में शिरकत करने वाले स्टार्स पर दबाव डाला था कि वो इन इवेंट्स का बॉयकॉट करें। मगर अब तक तमाम इवेंट्स कामयाबी से मुनक़िद हो रहे हैं। एक तरफ जहां सऊदी अरब में ये सब हो रहा है, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता हफ्ते ही सऊदी हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला किया, और तबलीगी जमात को मुआशरे के लिए ख़तरनाक करार देते हुए उस पर पाबंदी आयद कर दी। और सऊदी अरब की वज़ारत मज़हबी उमूर के ट्वीट के मुताबिक जुमे की नमाज के खुतबे में तबलीगी जमात के ख़तरात से मुताल्लिक बयान किया जाए। एक तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहे हैं, अपने तमाम मुमकिन सियासी मुखालफिन को रास्ते से हटा चुके हैं। इन तब्दीलियों पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशरिक़ी वस्ता उमूर के माहिर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। सब ज़ाहिर है ये सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लिखते हैं मशरिक़ी वस्ता पर, सऊदी जो मुआशरा है इसके हवाले से आप लिख चुके हैं। स्पोर्ट्स के इवेंट्स होना, सिनेमा खुल जाना, ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिलना, आपको लगता है कि जो पैगाम वो देना चाहते हैं या जिस तरफ मुआशरे को ले जाना चाहते हैं, सऊदी मुआशरा और पूरी जो सोसाइटी है वो इसको एक्सेप्ट भी करेगी और इसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जो करना चाह रहे हैं? जी, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखें ये मोहम्मद बिन सलमान से पहले एक तवील तारीख है सऊदी अरब की, जो कि 18वीं सदी के वुस्त तक जाती है। 1744-45 में जब पहला सऊदी स्टेट जो है वो क़याम में आया था, उस वक़्त से लेके यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो बानी है सलफ़िज़म वहाबिज़म के, उनके ज़माने से लेके जब तक मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए 2015-17 के अंदर, तो एक तवील दास्तान है, एक तवील कहानी है, जिसमें सऊदी अरब जो है वो एक क्लोज सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, रिलीजियसली, सोशली। तो हालांकि बतदरीज यानी कई दिहाइयों में थोड़ा थोड़ा जो है करके तो ओपनिंग आई थी, लेकिन वो बहुत ही जो है टैक्टिकल लेवल पे। अब जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो मोहम्मद बिन सलमान जो काम कर रहे हैं, ये नया है। इस वक्त मालूम ऐसे होता है कि इनको पजीराई बहुत मिल रही है अवाम के बेशतर हिस्से से। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, जो है ऑलमोस्ट 50% हैं आबादी की, और जो नौजवान नस्ल है कि जो बिल्कुल अक्सरियत में है। लेकिन ये कहना कि जो कुव्वतें कबायली और जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, वहाबी सलफी एस्टैब्लिशमेंट है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ये जो है मैं समझता हूँ मुश्किल काम होगा। अभी मेरा हाल ही में मैंने एक वॉर ऑफ आइडियाज के ऊपर एक किताब छपी है, जिसमें मेरा एक चैप्टर है सऊदी अरब के ऊपर।
तो उसमें मैं बयान करता हूं कि ये सब नया नया है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई मिस कैलकुलेट बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। वो भी जाहिर है फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, देख रहे हैं कहां से जो है उनको सपोर्ट मिलेगी इस जो मुआशरती और फंडामेंटली जो रिलीजियस चेंज आ रहा है जो किंगडम के अंदर। मगर जो मोहम्मद बिन सलमान का अपना इमेज था और ज़ाहिर फिर सऊदी अरब का इमेज, जिस तरीके से सियासी मुखालफिन के साथ उन्होंने डील किया, फिर इंटरनेशनली जो जमाल खशोगी का वाक़या हुआ उसके बाद जो रेपुटेशन बुरी तरीके से ख़राब हुई, अभी तक इंटरनेशनली हम देखते हैं कि सऊदी अरब पर इस हवाले से दबाव है। आपको लगता है कि अपना वो इमेज इन तमाम चीज़ों से वो बेहतर कर सकते हैं जो डैमेज हुआ था रेपुटेशन को? जी, ये भी बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया। इसमें जाहिर है ये इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी को बेहतर करना है, और जाहिर है वो अपने आप को देखते हैं, अब उनकी उम्र जो है कोई 35 साल के लगभग है, तो वो देखते हैं कि वो कई दिहाइयों तक जो है इस मुल्क के जो है के बादशाह बनकर रहेंगे, तो इनको हुकूमत करनी है। कैसे हुकूमत करेंगे? तेल की वो कीमत नहीं रही या उसकी वो वक़्त नहीं रही, जो हालात बदल रहे हैं, और इकोनॉमी को जो है डाइवर्सिफाई करना, तो उस वजह से मुआशरे के अंदर तब्दीलियां लाना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये जो जमाल खशोगी का जो वाकया हुआ था अफसोसनाक, जो अक्टूबर 2018 में उनका कत्ल हुआ था टर्की के अंदर जो सऊदी काउंसलेट है इस्तांबुल में, तो वो उस सिचुएशन को भी काउंटर करने में ये सारी चीजें इंटरनेशनल लेवल पे उनको मुआवनत कर सकती हैं कि भाई लोग ये उनका ये हदफ है कि वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम हमारे रियासत से हमसे जो है ये कत्ल हो गया, लेकिन ये है कि देखें कि हम और क्या जो है पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं। सिर्फ जमाल खशोगी का जो कत्ल है उसके जाविये से हमारी हुकूमत को, हमारी रियासत को, और बिलखुसूस मोहम्मद बिन सलमान को, जिनके बारे में बहुत नेगेटिव प्रेस आई है गुज़श्ता 2-3 सालों में, तो वो चाहेंगे कि उसका जो है वो उसकी नफी हो सके। बहुत शुक्रिया। राय आपने सुनी। मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद पहली दफ़ा किसी इसराइली वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया है, और इस दौरे के एजेंडे में ईरान भी शामिल है। इस दौरे को खित्ते की सियासत के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म इतवार को मुत्तहदा अरब अमारात पहुँचे, जहाँ उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, और आज उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की है। इस मुलाकात को तारीखी करार दिया जा रहा है। 1 साल पहले मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल में सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। फिर रवा साल जून में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया। अबू धाबी में एम्बेसी और दुबई में काउंसलेट का इफ्तिताह किया गया। फिर उसके बाद अब दिसंबर में इसराइली वज़ीर आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया है। मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइली सफ़ीर ने कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म और वली अहद की मुलाकात के एजेंडे में ईरान का मामला भी शामिल था। इसराइली मीडिया दौरे को तिजारती और मुआशी लिहाज से अहम करार दे रहा है। गुज़िश्ता साल अगस्त में मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। फिर उसके बाद बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए, और अब ये हाई प्रोफाइल दौरा हुआ है। और रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल ने अरब ममालिक के साथ मुश्तरका दिफा तश्कील देने का मामला उठाया है, जो उसकी तरह ईरान की सरगर्मियों से मुतालिक एक खदशात रखते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान से रब्ता किया है और गुज़िश्ता हफ्ते को अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ईरानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ईरानी सदर से मुलाकात के लिए ईरान भेजा, और अब इसराइली वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमारात में है। रॉयटर्स के मुताबिक फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप से पता चलता है कि इसराइली वज़ीर आज़म के जहाज़ ने सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की, जिसके इसराइल के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात ही नहीं है। मगर गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान फ़िज़ाई राब्ते के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातों की नज़रें अगले इंतखाबात पर हैं, मगर एक जमात है जिसके लिए अगले इंतखाबात एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे, क्योंकि इस जमात की लीडरशिप को मुख्तलिफ केसेस और मसाइल का सामना है, और वो जमात नून लीग है। क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ को इस वक्त नाअहली का सामना है और वो अगला इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलने वाली नून लीग की कलीदी रहनुमा मरियम नवाज भी नाअहल हैं, और फिलहाल अगले इंतखाबी रेस से वो बाहर हैं। मगर उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, और अगर फैसला उनके हक में आया तो उसी सूरत में ही वो उनकी इंतखाबी सियासत में वापसी मुमकिन हो सकेगी। तो ऐसी सूरत हाल में फ़िलहाल नून लीग के पास इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ का ऑप्शन मौजूद है, मगर इसके बावजूद हाउस और शरीफ में इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मरियम नवाज से इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ पार्टी को लीड करेंगे या मरियम नवाज, इस पर भी बार बार इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। मगर नून लीग ने अब फैसला किया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की हैसियत से नून लीग शहबाज शरीफ के नाम से अगले इंतखाबी मैदान में उतरेगी, और इसका ऐलान खुद वाज़े तौर पर शाहिद खखन अब्बासी ने किया। सर, वैसे PMLN के अंदर अगले इलेक्शन में वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। मतलब नवाज साहब तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती।
अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है, जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। मगर क्या ये नवाज शरीफ का फैसला है? क्या ये मरीम नवाज को काबिल कबूल होगा? और खुद शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल से मुतालिक भी मामलात गैर यकीनी का शिकार हैं। जहाँ एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि नून लीग के सख्त मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा भी शहबाज शरीफ की मुफाहमती पॉलिसी को इख्तियार करने के हामी हैं और हर सूरत में अगले इंतखाबात में जीतने पर फोकस करना चाहते हैं, तो वहीं इस वक्त शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ केसेस का सामना है। एक तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से मुतालिक नैब रेफरेंसेज हैं, तो दूसरी तरफ FIA ने भी दबाव बढ़ा दिया है और आज FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ अपना चालान जमा करा दिया है। और नून लीग कह रही है कि एक दफ़ा फिर FIA के जरिए हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया जाए। ऐसी सूरत में कहाँ जा रही है सियासत? हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो तर्जुमान हैं मरीम नवाज के और नवाज शरीफ के, साबिक गवर्नर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, वाकई पार्टी ने फैसला कर लिया और ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है जो मरीम नवाज साहबा को भी कबूल है, बाकी सबको भी कबूल है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे आपकी जमात के, वो शहबाज शरीफ होंगे? एक तो ज़ाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शहबाज शरीफ के बाद सबसे सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान में। उन्होंने बयान दिया है तो मैं उसको चैलेंज तो नहीं कर सकता, और उसकी वजाहत भी मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं ऐसे किसी फैसले से ज़ाहिर सी बात है, अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बहुत से केसेस हैं, जो मरीम नवाज़ की अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां नवाज शरीफ भी इस वक्त एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन चूँकि अभी बहुत पीरियड है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस दोबारा से बिल्टअप किए जा रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी नहीं है। और जब वक्त आएगा तो उस वक्त ज़्यादा अच्छा होगा कि कौन एलिजिबल। मेरे हिसाब से, जो मैं ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस सुनता भी रहा हूँ और मैं कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है मरीम नवाज़ के हवाले से, तो मुझे तो 100% यकीन है कि मरीम नवाज़ के केस में उनको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ नो करप्शन अगेंस्ट हर। और जजेस ने भी जिस किस्म की ऑब्जर्वेशन और नैब के प्रोसिक्यूटर से सवालात पूछे गए हैं और जिसके कोई भी जवाब नैब के प्रोसिक्यूटर के पास नहीं थे कि करप्शन हो ही कैसे है, मरीम नवाज ने कैसी करप्शन की है, वो कहते हैं अबेटमेंट जो होती है वो भी करप्शन। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको ज़ाहिर लगता है कि मरीम नवाज साहिबा को हर हाल में इस अपील में रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलेगा तो वो सियासत के लिए अहल हो जाएंगी, इसलिए बहुत जल्दी है ये कहना कि जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ ही होंगे। नहीं, एक तो ये है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी, जो मैंने कहा ना, वो ज़्यादा डिटेल में आंसर दे सकते हैं, बिकॉज एक तो वो ज़ाहिर है उनके पास वो लीडरशिप रोल है और शायद उनके पास कोई ऐसी मालूमात है जो मेरे पास नहीं है। आप बहुत करीबी रहनुमाओं में समझे जाते हैं मरीम नवाज साहिबा के, हो नहीं सकता एक दिन पहले ये इंटरव्यू आया है और आपकी मरीम नवाज साहिबा से बात ही ना हुई हो। आप जो मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर मरीम नवाज साहिबा का ही मौक़िफ़ है कि अभी कोई फैसला हुआ नहीं है, यही पोजीशन लेनी। मरीम नवाज से मेरी बात नहीं हुई है, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल अगर आपको पता है उनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं, तो वैसे भी वो उससे पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता कि जी आप उनसे अभी इस चीज़ पर बात करें। तो डेफिनेटली मैंने उनसे ना कोशिश की मालूम करने की, और ये एक कबल वक्त एक बात है। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि शहबाज शरीफ इज़ ऑब्वियसली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अपने 10 साल में जब वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, कि प्रॉब्ली द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान एवर हैड, और डिलीवरी भी की है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया भर में उनको माना किया है, उनकी कैपेसिटी के हवाले से, उनकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, कॉम्पिटेंस के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या वो डिज़र्व करते हैं या नहीं डिज़र्व करते। आज वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में लीड भी किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को। और शाहजेब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की तारीख में, ये पहली दफ़ा हुआ है कि पार्टी इंटैक्ट है, मोर और लेस इंटैक्ट है, किसी काउंसलर को भी तोड़ने में नाकाम हुई है। मगर इस सूरत हाल में आप भी यही समझते हैं कि क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और पार्टी को मुत्तहिद रही है, इसलिए शहबाज शरीफ को बनना चाहिए? या आप ये भी समझते हैं कि मरीम नवाज का भी बड़ा किरदार है, वो भी जेल गई हैं, वो क्राउड पुलर हैं, इसलिए उनका हक है, उन्हें बनना चाहिए?
ऐसी कोई सोच आप? एक तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ास तौर पर PMLN के हवाले से या PVP के जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है, इल्ज़ाम लगाया जाता था कि जी यहाँ तो चॉइसेस ही कोई नहीं होती है, तय हो चुका है। एक दफ़ा सन 1965 में तय हुआ था, तो अभी तक वैसे ही चल रहा है सिलसिला। तो एक चीज़ तो आप एग्री करेंगे, चॉइसेस हैं और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ भी है। जिस तरह आपने मरीम नवाज़ की बात की, शी इज़ द बिगेस्ट क्राउड पुलर, और उन्होंने पिछले मुश्किल तरीन वक्त में एक लड़की होने के हवाले से, एक नहत्ती लड़की होने के हवाले से जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, डिफाइंस की और रेजिस्टेंस की और एक करेज शो की है, एक सिंबल के तौर पर सामने आई हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। और ज़ाहिर है उन्होंने मनवाया है। लोग चाहते हैं वर्कर्स बेइंतहा पेशावर से लेकर कराची तक जहाँ भी वो जाती हैं, पिछले 1 साल में जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की है, और बिल्कुल चाहे वो शहबाज शरीफ साहब लीड भी कर रहे हैं तो मरीम नवाज़ बिल्कुल उनके साथ खड़ी होंगी। तो जो बातें आप समझते हैं मरीम नवाज़ की, ये सारी बातें तो ज़ाहिर है वो मरीम नवाज़ खुद भी समझती होंगी कि जी ये सारा का सारा किरदार मेरा है। तो जब वो खुद समझती होंगी तो क्या वो ये भी समझती होंगी इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाएं तो कोई बात नहीं? एक तो शाहज़ेब, आई एम नो वन टू इवन सजेस्ट और डिसाइड कि जी किसको होना चाहिए। जब वक्त आएगा मियां नवाज शरीफ और पार्लियामेंट्री पार्टी जो होगी, बट यू आर समवन हु नोज कि मरीम नवाज साहबा क्या सोचती हैं। यू नॉट द वन हु विल डिसाइड, बट यू आर समवन हु नोज मरीम नवाज साहबा क्या सोचती है। मगर वो जिस तरह आप बातें बता रहे हैं वो खुद भी सोचती हैं ये सारी बातें, और फिर इसके नतीजे में सोचती हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बन जाएं। मैं बिल्कुल हेसिटेट नहीं करूंगा ये कहने में कि मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ एक पार्टी के जो भी डिसिप्लिन है उसके मातहत हैं, और उनको ये पता है कि फ़ैसला मरीम नवाज़ ने नहीं करना, ये फ़ैसला जो भी करेगा, बट वो कंट्रीब्यूट करेंगी पूरी हद तक 100% और मोर देन 100% PMLN के इलेक्टोरल विक्ट्री में। और उनके बगैर मेरा ख्याल है PMLN उस तरह से इलेक्शन स्वीप भी नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएगा अगर मरीम नवाज़ उस तरह से भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन स्वीप उस वक्त करेगा जब मरीम नवाज़ भरपूर अंदाज में अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फैसला उसके बाद नवाज शरीफ पता है, सबको पता है नवाज शरीफ साहब ने करना है ना। तो शाहिद खान अब्बासी साहब नवाज शरीफ साहब के फैसला किए बगैर इतनी बड़ी बात कर सकते हैं क्या? अब इतनी बड़ी बात उन्होंने की तो है, नो डिनाइंग द फैक्ट। तो मेरी शाहिद खान अब्बासी के साथ परसों मुलाकात हुई थी कराची में, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था। आई वुड हैव डेफिनेटली आस्क्ड हिम दैट। मैं आज ट्रैवल कर रहा था तो मुझे मौका भी नहीं मिला, और ये कोई इतनी जल्दबाजी की बात भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेंथ है, शाहिद खान अब्बासी खुद उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया था जब उनको मौका मिला था एज़ प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पॉइंट आउट कर सकता कि कोई ऐसी कमी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत सी उन्होंने चीज़ें ऐसी की जो कि एक PMLN के लिए पॉजिटिव थी, और हमने शो किया। जो लोग कहते थे कि शरीफ फैमिली के बाहर नहीं आ सकती प्राइम मिनिस्टरशिप, बाहर भी आई और डिलीवरी भी हुई, और उनको भरपूर सपोर्ट भी किया तमाम। और अगर ये बात उनके जरिए बाहर आई है तो फिर सही होगी, नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा उन्हें। हो सकता है, बट आई एम नॉट प्रिवी टू दिस। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मुझे खबर बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो बाजियाबी केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में आगाह किया और अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत से इस्तदा है कि कुछ वक्त दिया जाए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह का कहना था कि अदालत का काम नहीं कि लोगों को ढूंढे, न ढूंढ सकती है। रियासत की ख्वाहिश ही नहीं, जबरी गुमशुदगियों का कमीशन भी आइन के खिलाफ बना है। सिर्फ वो फैमिलीज इस कमीशन में जाती हैं जिन्हें तारीख दे दी जाती है। वज़ीर इंसानी हुकूक ने कहा कानून बना रहे हैं, कानून की तो ज़रूरत ही नहीं। हज़ारों फैमिलीज हैं जिन्हें रियासत संभाल ही नहीं रही। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। आज तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मजीद कहना था कि जिम्मेदार लोग अपना काम करें तो किसी को नहीं उठाया जा सकता। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फ़ख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। अदालती रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना था रिटायर होने के बाद सारे किताबें लिखकर दयानतदार बन जाते हैं। लोगों का लापता हो जाना पाकिस्तान पर दब्बा है, ये बदकिस्मती है। उनका मजीद कहना था
कि लोगों के लापता होने की कोई वजाहत नहीं दे रहा, लेकिन ये केसेस मौजूदा हुकूमत को विरासत में मिले। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस मामले का एक बैकग्राउंड है कि इसी मुल्क में खुद कुछ धमाके होते थे। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें लोगों ने अपनी मर्जी से सरहद पार की। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने जिहाद के नाम पर बॉर्डर क्रॉस किया। अफगानिस्तान गया, वक्त आ गया है इसे रोका जाए। मुदस्सिर नारो ने तनकीद के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया कि लापता कर दिया जाए। सहाफ़ी का काम है कि वो तनकीद करें। रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमांड दिए कि रियासत कहीं मौजूद होती तो मुतासरा फैमिली अदालत क्यों आती, हमें क्यों कहने की ज़रूरत पड़ती कि आप वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाएं। चीफ जस्टिस अतमीरुल्लाह ने रिमांड दिए कि यहाँ तमाम इदारे आकर कहते हैं हमें कुछ पता नहीं बंदा कहाँ है। मावरा अदालत आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। जबरी गुमशुदगियाँ आइन से इनहराफ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। लोग 4-4 साल से जबरी गुमशुदगियों के कमीशन के पास जा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के कमीशन का जो काम था वो उसने नहीं किया। अदालत कह सकती है कि शहरी जिस दौर में लापता हुए उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 6 के जुर्म में जिसे सजा हुई हम तो उस सजा पर अमल दरामद ही नहीं करा पाए। इस पर अदालत का कहना था कि मसला ये है कि इस मामले पर किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देता है। एक हॉल ऑफ शेम बनाकर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर वहां लगा दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर क्यों लगाएं। चीफ जस्टिस अतमीरुल्लाह ने रिमांड दिए कि हतमी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ही की होती है, हमें एक फैसला तो लिखने दें, किसी को तो जिम्मेदार ठहराएं। जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि कुछ बीमारियों का इलाज अदालती फैसलों से नहीं अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। जिस पर जस्टिस अतमीरुल्लाह का कहना था कि अदालती फैसलों से भी इलाज होते हैं अगर जिम्मेदारों का तयन कर लिया जाए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यहाँ 1970 से मामरा अदालत कत्ल हो रहे हैं। इस पर जस्टिस अतमीरुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप बताएं अदालत क्या करे। अगर रियासत अपना किरदार अदा करती तो लापता शख्स का बच्चा यहाँ नहीं आता। अदालत तवक्को कर रही थी कि वफाकी काबीना इस बारे में अपना किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद से एक बच्चा उठाकर ले गए, उसने बाद में बयान दिया कि शुमाली इलाकों की सैर को गया था। हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ाए अव्वल पर होती। चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। दौरान समाअत अदालत ने रिमांड दिए कि रियासत खुद जुर्म में शामिल हो तो उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुदस्सिर नारो की फैमिली की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुदस्सिर नारो की वालदा राहत महमूद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुसलसल अदालतों में चक्कर लगा रही हैं। राहत महमूद साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, तकरीबन 3 साल से ज़ाहिर है आपकी फैमिली इस तकलीफ से गुजर रही है। अदालत के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म ने आपसे मुलाकात भी की, आपको यकीन भी दिलाया गया, वज़ीर-ए-आज़म को बाकायदा ब्रीफ किया गया था, उनको इल्म था इस सारे के सारे मामले का। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने यकीन दहानी कराई इसको हल करने की? जी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था, किसी चीज़ का पता नहीं था। उन्होंने बल्कि हमसे पूछा कि वो लड़का करता क्या था, और बड़े हैरान हुए और उनको कुछ पता नहीं था। और सुना और यकीन दहानी तो कराई है उन्होंने कि मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन काम भी शुरू कर दिया था उन्होंने, फ़ोन शोन करने शुरू कर दिए थे और बहुत मोहब्बत से और बहुत मेहरबानी से पेश आए। बच्चे के साथ भी बड़े प्यार से पेश आए। शुक्र है कि बात सुनी हमारी, कोई दुख की कहानी। मैंने शुक्रिया अदा किया उनका कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक दुखी माँ को सुनने की ज़हमत की। ठीक है वो मसरूफ़ होते हैं, लेकिन शुक्र है फिर भी उन्होंने बड़ी तवज्जो से सुना। मतलब अगर वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं था, उन्हें ब्रीफ ही नहीं किया गया था, फिर जब आपने बताया तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हर हाल में मुदस्सिर नारो के लिए कोशिश करेंगे, वो बाजियाब होंगे, आप तक पहुँचेंगे? जी बिल्कुल यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इस मसले पे करेंगे, जो भी हो सका हम ज़रूर करेंगे। तो देखें, अब अदालत ने भी काफ़ी शुक्र है एक्शन लिया है और उनका मैं बहुत, जज साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो इतनी 3 साल से हमारी जो मशक्क़त, जो मेहनत, चलो शुक्र है कोई उन्होंने सुनी है। हम जाते थे कमीशन में तो कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था। वहाँ वो पहले से वो जो एक सफ़ा और बढ़ जाता था वही दोबारा रिपीट होता था और इस तरह ही पढ़ा जाता था जैसे कोई नावल पढ़ रहे हो, और कोई अगली तारीख दे दी जाती थी और कोई ऐसा नहीं काम किया जाता था। लेकिन शुक्र है जब से हम कोर्ट में आए हैं तो हमारी जो बात है आगे चली है। तो अब दिल को ये तो है कि
चलो कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा बेटा कहाँ है। एक उम्मीद सी लग गई है कि अल्लाह करे। पहले तो हम बड़े मायूस थे और डी चौक में भी मैं बैठी रही और वज़ीर आज़म ने उस वक़्त वादा किया था, लेकिन ये देखें कि मेरी कोई लिस्ट उनके पास नहीं पहुंच सकी और ना कोई उस पर काम हुआ है। तो अब देखें, अब उन्होंने यकीन दहानी कराई है। अदालत ने हुकूमत को आपकी माली मामनत का भी हुक्म दिया था आपकी फैमिली की, इस हवाले से हुकूमत ने कुछ किया अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने तो कहा था उनको कि हमें जो पैसों की नहीं ज़रूरत, हमें तो सिर्फ, मैं हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से कहा है कि मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। हम लोग जो है ना सादा गांव में रहते हैं, हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। हमें जो दुनिया की चमक दमक हमें नहीं जो इतना शौक़ है कि हम भी इसी तरह करें। लेकिन ये कि हमारा घर जो एक जन्नत था, मेरा बेटा घर में आता था, दूसरा बेटा था और घर में एक सुकून है, तो ये पैसे से तो नहीं ना मिलती। ये औलाद एक ऐसी दौलत है कि इसका कोई मोल नहीं कि बंदा पैसे लेके कहे कि चलो कोई नहीं पैसे आ गए। मैंने गवर्नमेंट से कहा कि पैसे ना हमें दें, सिर्फ हमारा बच्चा तलाश कर दें। बहुत शुक्रिया, हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। वज़ीर आज़म ने वादा किया है तो वो पूरा भी हो। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल। वही हो रहा है जिसका डर था और जिस अंदेशे का इजहार हम बार बार इस प्रोग्राम में करते रहे और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे। हुकूमत ने वादा किया था कि खाने के वक्त दिन में 3 दफ़ा गैस की बेहतर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, मगर आवाम को गैस नहीं मिल रही है और साथ ही लकड़ी और LPG के सिलेंडर्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ पहले हुकूमत ने CNG सेक्टर और नॉन एक्सपोर्ट के कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान किया, मगर अब SSGC ने 11 दिसंबर से सिंध और बलूचिस्तान की तमाम जनरल इंडस्ट्रीज की गैस बंद करने का ऐलान कर दिया है और इसकी वजह डोमेस्टिक सेक्टर से सर्दियां बढ़ने की वजह से डिमांड में इजाफा बताया गया है। ऐलामी के मुताबिक एक्सपोर्ट सेक्टर की गैस बरकरार रखी जाएगी, मगर इंडस्ट्री का एतराज़ है कि सिंध में एक्सपोर्ट सेक्टर को भी गैस ना मिलने की शिकायत हैं। साथ ही इंडस्ट्री ने गैस की बंदिश के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है, एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मगर देखिए घरेलू सार्फिन को खाने के औकात में गैस देने का वज़ीर तवानाई ने क्या वादा किया था। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर क्या ऐसा हो रहा है? पहले लाहौर के अवाम की राय देखिए और देखिए कि क्या गैस ना होने पर उन्हें लकड़ी और LPG मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। सुबह से जो गैस है हमारी नहीं आ रही। गैस की इतनी प्रॉब्लम है कि बाहर से लेके सिलेंडर जो है गैस LPG बहुत महंगी है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और सारा दिन गैस का यही मसला होता है। हल्का हल्का चूल्हा जलता है, ना खाना बनता है ना रोटी बनती है। हम भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं। ये किधर जाएं, क्या करें? गैस की प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। मुश्किलात है ये कि एडवांस ही असी LPG लेने इनके सिलेंडर च भरवा के तो उन्होंने नाश्ता सुबह तैयार करवा के भेज दईदा, लेकिन वो तुसी देखो कि इसलिए 200 रुपये किलो जा रही कि इनके कितना लॉस हो रहा है घर वाले। देखो गैस भी नहीं आती, सुबह भूखे निकलते हैं, बच्चे भी भूखे जाते हैं, वहाँ पे गैस भी नहीं आ रही। बहुत मुश्किल है, क्या करें, किधर जाएं? लकड़ी जला रहे हैं और लकड़ी भी रेलवे की है, कोई 1-2 उठाते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं। जी आप लकड़ियाँ क्यों उठा रहे हो? किधर जाएं हम लोग? खान साहब आपकी मेहरबानी, कोई हमारे ऊपर भी कोई रहम करें। बच्चे भूखे जा रहे हैं, हम लोग भूखे हैं, कुछ खा नहीं सकते। सुबह ये रिक्शा चलाते हैं, अब 200 रुपया घर लेके जाएं, 200 का नाश्ता करवाएं बच्चों को। सुबह के टाइम तो गैस आती है, लेकिन रात को 10 बजे गैस बहुत कम प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर कुछ ना रोटी पकती है ना सालन गर्म होता है। बड़ी मुश्किलात रात के टाइम होती, सुबह फिर वापस आ जाती है गैस। हमारे डेविस रोड का इलाका है तो गैस की इतनी किल्लत है कि जनाब ना हम बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, ना बच्चे नहा सकते हैं पानी गर्म करके, ना चाय पी सकते हैं और ना खाना बन सकता है। हम 24 घंटे गैस की इंतज़ार में बैठे रहते हैं बस। मेरा इलाका गुलशरा भी है, वहाँ पे गैस का नामो निशान नहीं है और क्या नाम लेते हैं, सुबह बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और कराची के अवाम का हाल देखिए। गैस सुबह 6 बजे चली जाती है,
सुबह नाश्ता भी नहीं करते बच्चे, ईमान से ऐसे बिलकते हैं नाश्ते के लिए। यकीन करें, लकड़ियाँ जला रहे हैं, कोयले जला रहे हैं, क्या करें, या रात को पका के रख रहे हैं, ठंडा खा रहेंगे, बहुत परेशान है। एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम नहीं भी खा रहे, बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिन नहीं होती, सारा दिन रात को 1 बजे तक आती है, 1 बजे बस इतनी बस आ रही। हम लाडी 6 नंबर से आए हैं, वहाँ पे भी गैस नहीं है, बहुत परेशानी होती है। बच्चे, काम करने वाले सब ऐसे चले जाते हैं बगैर नाश्ते के। टाइमिंग कोई नहीं है, सुबह 7 बजे चली जाती है, फिर सारा दिन नहीं आती है, रात के 11:30-12 बजे आती है, वो भी हल्की। गैस तो आज 15 दिन हो गए, इसकी बदबू भी नहीं सूंघी अभी तक। तो खाना तो दूर की बात है, रोज का कौन खाएगा बाहर का भाई। मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, किसी से उधार लेके खा लो, किसी से ये कर लो, रोजाना ठंडा खाना खा लो। लियारी में तो बिल्कुल गैस नहीं है, तिलियां लगा के हम लोग बेजार माचिस की डब्बियां खाली हो जाती है, पर लियारी में गैस का नाम नहीं है। गैस आती भी है तो बहुत सुबह आती है। अब सोने की जो टाइमिंग है, उठने की 9-10 बजे की, उस वक्त तो गैस होती नहीं बिल्कुल ही। सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर तो बहुत महंगा पड़ता है, 220 रुपये किलो गैस आ रही है सिलेंडर में। गैस जो है लोड शेडिंग चल रही है, वहाँ पे भी सुबह जाती है फिर शाम को आती है, और गैस का प्रेशर भी बिल्कुल लो हुआ है इस वक्त। दोपहर शाम को बिल्कुल जीरो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है, और मर रहे हैं। ये कम से कम जब से सर्दियाँ अभी हाल में शुरू हुई हैं 10 दिन हुए, लेकिन इससे पहले 1 महीने पहले से गायब है। यूज करें लकड़ी, सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है, क्या कर सकते हैं, करना तो है, नहीं दे रहे, झूठ बात है सब। गैस है ही नहीं यहाँ पे, वही ये गरीब आदमी 200-400 रुपये कमा रहे हैं, वही तीन वक्त की रोटी हम लोग बाहर से होटल से मंगा के खा रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है। सुबह जाती है और रात को 12 बजे 1 बजे के बाद आती है। मतलब यहाँ नाश्ता भी बाहर से करना पड़ता है और खाना भी बाहर से करना पड़ता है। अब 500 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला बंदा 1000-1200 रुपये का खाना, पूरे दिन का खाना कैसे पूरा करेगा। शावर के आवाम का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। कम से कम 1 महीने 1.5 महीनों की गैस बिल्कुल गायब है, ना खाने के टाइम पे होते हैं ना सोने के टाइम पे होते हैं, और रात को जब आते हैं गैस तो 1-1.5 बजे के बाद आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होते हैं। हमारे तरफ तो बिल्कुल नहीं आते, जिसकी घर में मशीन होता है तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है उनका, और हम तो अभी इस तरह पान गैस लेकर आते हैं 220 रुपये किलो पे। घरों में औरतें जो हैं वो बेचारी बैठी हैं, बच्चे रोते हैं भूख के लिए, और बाहर जो है फैन गैस जो है वो 200-220 रुपये किलो बिक रहा है अभी। गरीब लोग क्या करेंगे। ना गैस आती है, ना सुबह की चाय पी सकते हैं। लकड़ी वाले के पास जाएं तो वो 1200-1300 रुपये मन है। कोयले वाले की तरफ जाएं तो वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। गैस वाले के पास जाएं, जो क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर भरवाने, वो भी जो आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब बंदा आखिर जाए तो कहाँ जाए। हम जो है ना खुद ही तो सिलेंडर इधर लेके आ जाते हैं, और दूसरा मसले इधर अंगीठी के लिए तो सिलेंडर भी नहीं लगते। अक्सर लोग आते हैं नाश्ते के बगैर, स्टूडेंट वाला जो है ना चले जाते। सिलेंडर हम लोग लाते हैं, लेकिन सिलेंडर भी बड़ा महंगा हुआ है, लकड़ी भी नहीं है, वो भी बड़ा महंगा हुआ है। हमारे लिए बड़ा मसला है। सुबह हम तो LPG इस्तेमाल करते होते वो, लेकिन वो भी इतना महंगा हो गया कि अब लकड़ी जलाने पे आ गए। गैस तो जी बिल्कुल नहीं आ रही। पेशावर में तो गैस के पीछे लोग अंधे हो गए हैं आजकल। उसकी ख़ास वजह यह है कि हम सुबह उठ के नाश्ता भी आके होटलों पे करते हैं। देखिए कोयटा के आवाम पर क्या गुजर है। नहीं जी, गैस नहीं है, अगर वो है भी इतने कम उसमें कि उससे चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलता, और बस तंदूर वालों के ऐश हैं। हम तंदूर से, होटलों से सब कुछ करते हैं खाने पीने के लिए। भाई गैस उस टाइम है जो हम लोग सो जावे, फिर गैस है, इस टाइम नहीं, उधर कोई भी लगाता नहीं है, क्या करेगा। तो खाने का इंतजाम कैसे करते? खाने का इंतजाम क्या, बस उधर से सिलेंडर वगैरह भरता है, वो भी सिलेंडर वाले पे भी लाइन खड़े, वो भी महंगा करता है। हम लोग गरीब तबाह हो गया भाई, गरीब का कमर तोड़ दिया इस लोगों ने। सर्दी इधर रोज़ -3 -5 तक पहुंची हुई, लेकिन गैस का कोई भी सहूलत नहीं है। रात 1-2 बजे गैस आ जाती है, सब सो जाते हैं, फिर गैस आ जाती है। गैस तो बिल्कुल नहीं है। सुबह उस टाइम तेज़ होता है जब नमाज के लिए उठते हैं, उसी टाइम है। फिर उसके बाद जब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, उस टाइम तो बिल्कुल गैस होता नहीं है। और हुकूमत ने डोमेस्टिक सेक्टर को गैस देने के लिए सिंध और बलूचिस्तान की जनरल इंडस्ट्री की पूरी गैस ही बंद कर दी है। इस सारी सूरत हाल में अचानक सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद को भी हटा दिया गया है। और इन सब पर बात करने के लिए हमने वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है आप कह रहे हैं कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, मगर स्विच साउथ ने अपने नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर बताया है कि आपका जो सेल एग्रीमेंट है इंडस्ट्री का इनके साथ, वो है ही मार्च से नवंबर तक का।
तो अगर अब डोमेस्टिक के लिए गैस नहीं है उनके पास, बलूचिस्तान में सर्दी पड़ रही है, वहां पर वो गैस देना चाहते हैं, आवाम भी बता रही है कि उनको गैस नहीं मिल रही है, तो आपको अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो दे रहे हैं, सिर्फ नॉन एक्सपोर्ट को बंद कर रहे हैं और अग्रीमेंट भी मार्च से नवंबर तक का है, तो क्या गलत कर रहे हैं जो आप एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। एक ऐसा, ये एग्रीमेंट एक साइक्लो स्टाइल एग्रीमेंट होता है जो आप टेलीफोन कंपनी हुई, स्वीगैस कंपनी हुई, केई हुई, उनके साथ आप करते हैं। वो प्रैक्टिस में नहीं होता। पिछले 25 साल में कोई ऐसे मुझे एग्जांपल बता दें जबकि उन्होंने 4 महीने के लिए बंद किया हो। ऐसा कभी भी होता नहीं है। अगर इस तरह से कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ये तो जब आप जब प्रैक्टिस में कोई लॉ को लेके नहीं आते और अचानक आप उसको करना चाहते हैं तो लोग तो यूज टू हो गए ना कि ये कभी भी बंद नहीं होगा। मुझे 25 साल से मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं। आज अगर वो मेरी आगे फैक्ट्री आप बंद करेंगे तो हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव? और दूसरी बात ये है 25 साल से कभी भी जनरल इंडस्ट्री की सर्दियों में क्राइसिस आने के बाद इतनी इस तरीके से गैस कभी नहीं बंद की गई है। कैप्टिव पावर बंद किया गया था पिछले साल थोड़ा बहुत, वो भी फिर बाद में जो है ना उसको खोल दिया गया कि जब उन्होंने RLNG का कुछ बंदोबस्त किया और जब हमने उनके साथ रेट तय कर लिए कि भाई जितनी आपके पास शॉर्टफॉल है उतने का हम बैठ के उसको वेक ऑफ करते, उसको हम हाइब्रिड करके उसके साथ चलाते। उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट था वो हमने 5 महीने के लिए पेमेंट करने की हामी भरी और वो इंडस्ट्रियां चल गई और पूरा विंटर गुजर गया। इसी तरह से हुआ, हर साल इसी तरह से हुआ। ये बंद करना, और आज तो मुझे एक बात समझ भी नहीं आती शाहजेब साहब, बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती आज 850 MMCF RLNG क्यों ड्रॉ कर रहे हैं जबकि उनके पास कैपेसिटी 1100 से 1300 MMCF ड्रॉ करने की है। तो अगर आप ये 150 से 200 MMCF अगर आप ड्रॉ कर लें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो देयर इज नो शॉर्टेज। क्योंकि दिसंबर में 10 कार्गो आए हैं, 14 आ सकते थे। आप ये कह रहे हैं अगर 400 MMCFD मजीद आ जाता तो आप लोगों को इस बहरान का सामना ना करना पड़ता? 100% सर, 100% उसमें कोई बात नहीं। पिछले साल का एग्जांपल हमारे सामने है और हमारी कंजप्शन कोई नहीं बढ़ी। कम से कम इंडस्ट्री की कंजप्शन कम हुई है, बढ़ी नहीं है। जो स्वीट सदर्न गैस की टेरिटरी में जो इंडस्ट्री आती है वो 2015 से लेकर आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड पेश करता हूँ कि वो 380 से 400 रही है। हालांकि हमारा प्रोडक्शन 24% बढ़ा लेकिन कंजप्शन जो है वो कैप्टिव में 3% कम हुई है, बॉयलर्स के अंदर 20% कम हुई है। एंड ये मेरे फिगर नहीं है, these are the figures from the OGRA जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये उसके फिगर्स हैं जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिए हैं और मैं आपको कोट कर रहा हूँ। वैसे मगर अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो वो दे रहे हैं ना, कम से कम आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, अगर हुकूमत नहीं अरेंज कर पाई है, LNG नहीं आई है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फिर भी दे रहे हैं तो आपको ये इत्मीनान नहीं है? आप फिर भी प्रोटेस्ट करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सुबह आप आ जाए, आप एक टीम लेकर फोटो आपके कैमरे वालों की टीम लेकर आ जाए, मेरी फैक्ट्री पे आ जाए, किसी की फैक्ट्री पे चले जाए, साइट के अंदर चाहे एक्सपोर्ट चाहे नॉन एक्सपोर्ट सब बंद है और MD साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास गैस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने तो आपको जो है ना जीरो गैस तो कभी हमने देखी नहीं। ये तो आज सिस्टम में जीरो है। हालांकि 920-940 इंडिजीनियस गैस आ रही है, 75 MMCF RLNG मिल रही है SSGC को। मेरा सवाल ये है सर आपके तवज्जुह से कि गैस कहाँ जा रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या लोड मैनेजमेंट है, आप क्या कर रहे हैं, किसको कितनी देनी है? बिजली है ना, और जो इजाफी बिजली है वो आपको सस्ते दामों दस्तयाब होने का हुकूमत ने ऐलान भी किया था, तो बिजली है ना, बिजली से क्यों नहीं आप अपनी पैदावार करेंगे? देखिए, बिजली की बात जरूर की। देखिए, आज भी मैं ये बात को तस्लीम करता हूं उनकी कि बिल्कुल बात ठीक है, अगर गैस की क्राइसिस है तो हमको बिजली पे चले जाना चाहिए। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो ट्यून्ड अप है, वी आर ट्यून टू गैस। क्योंकि जनरल मुशर्रफ के जमाने में हमसे कहा गया कि हमारे पास बिजली नहीं है, आप इंडस्ट्री लगाएं और अपने जनरेटर्स लगाएं। उसके लिए उन्होंने मराहत भी दी, लोन्स भी दी और हम अपने आप को गियर अप किया हमने, और हमने उसको अपने आप को कस्टम कर लिया गैस की जनरेशन के साथ अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हमने कहीं ली ही नहीं, हमने वापडा ली ही नहीं, और हमने अपनी इंडस्ट्री को जो उस गैस पे चलाने के काबिल कर लिया, जनरेशन भी और बॉयलर के लिए भी। अब वो जब हमने कर लिया, आज एक वन फाइन मॉर्निंग आप उठते कहते कि नहीं जी नहीं गैस नहीं, अब बिजली कर लो, तो ऐसे तो पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। आप हमको वक्त देंगे इसके बाद। और दूसरी बात यह है कि केई के पास कहाँ है अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी? उनका जो हाईएस्ट जो उनका जो जनरेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3200 के करीब है, 3204 जो मैंने पढ़ा था। आज उनसे अगर आप 1000 मेगावाट और बिजली मांगे वो कहाँ से देंगे? सर्दियों में तो दे देंगे ना, वो तो गर्मियों में उनकी पीक डिमांड होती है, सर्दियों में तो उनके पास सरप्लस होगा, वो दे देंगे आपको।
नहीं सर, वो आप सर्दी भी होंगी तो 1000 मेगावाट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? वो बात आपकी ठीक है, फिर उसके लिए गैस भी चाहिए ना। अब जो आपने जो गैस की कटौती की है वो 230 240 से जब आप 130 पे लेके आए हैं, तो इसीलिए कि वो सर्दियां हैं और बिजली की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजली बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर गैस चाहिए, हमें गैस नहीं चाहिए, फर्नेस ऑयल चाहिए, फिर फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। लेकिन दूसरी बात ये, क्या इनके पास ग्रिड है? क्या ये कल मुझे सप्लाई कर सकते हैं? क्या आज अगर आप बिजली के कनेक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या आपको 1 महीने के अंदर कनेक्शन मिल जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 2 साल में कनेक्शन नहीं मिलता। इसका रेट क्या है? 8000 से लेकर 13000 पर किलोवाट आवर इसके लिए तो आता है। इसके लिए तो अगर फासला ज्यादा हो तो उससे भी ज्यादा आता है। जब सर्दियां आ रही थी उसके अंदर, और सब जब सर्दियां आ रही थी तो वजारत आपके साथ नहीं बैठी सर जोड़ कर कि भाई आपके लिए ग्रिड बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक को बिठाते हैं क्योंकि गैस नहीं होगी, ये सारा काम नहीं किया गया 6 महीने पहले? दूसरी तो बात ये छोड़े, मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास, आपने सुना होगा कि हम टेक और पे पे हमने बहुत ज्यादा बिजली ले ली है और आपका सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है और हमको जो है पेमेंट करनी पड़ती है आईपीपीस को, ये आपको पता नहीं। अब उसके अंदर वहां बिजली है ना सरप्लस, वहां बिजली है तो यहाँ लाने का तो कोई तरीका होना चाहिए। आपको जब तक आप रिंगमैन यूनिट नहीं लगाते और आप जब तक आप हमारे यहाँ 650 मेगावाट आती थी, अब उसको बढ़ा के ये 950 कर सके हैं सेम पाइलॉन्स के ऊपर। अब अगर आपने और बढ़ानी है 2000 मेगावाट की सप्लाई यहाँ करनी है, 1000 और बढ़ानी है, तो यू विल हैव टू हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग दैट पावर टू कराची एंड केई। वो भी अभी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयार नहीं है। यानी आपके पास किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। हाँ, एक तैयारी है कि इंडस्ट्री बंद कर दे तो हमारी गैस पूरी हो जाएगी। अगर ये तैयारी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो समझता हूँ कि ये किसी तरह से भी प्रायोरिटी के ऊपर इंडस्ट्री को नंबर 1 पे होना चाहिए, डोमेस्टिक को नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक तो देखिए 29% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, खुशनसीब लोग, जिनको गैस से वो खाना पका सकते हैं या गैस उनको मैसर है। बाकी 71% तो आज भी लकड़ी, उपले और जो बाकी जो मिट्टी का तेल, उससे ही अपना खाना पकाते हैं और 71% लोगों को गैस अवेलेबल नहीं है। तो 29% अगर लोग इस मुल्क में अगर वो गैस इस्तेमाल करते हैं, क्या वहां हम रैशनिंग नहीं कर सकते? क्या वहां हम जो चोरी होती है या इतनी बोसीदा लाइनें हो गई हैं, अगर वहां पिलफरेज और लाइन लॉसेस है तो क्या हम उनको ये सिलेंडर्स के ऊपर नहीं ले जा सकते? बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।